कुछ ऐसा ही जनरल कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप है किस किस में हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के बीच में, या हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच। तो जब जब टेम्परेचर लो होता चला जाएगा तो डेंसिटी प्लाज्मा स्टेट या गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट से सॉलिडनेस की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। पहला फैक्ट ये है ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे आपको पूरे के पूरे यूनिवर्स में। हमने कहा तो एडल्ट हो गए, अपने डिसीजन अपने आप सकते हैं। मैंने एक डिसीजन लिया और अपनी मदर को कम्युनिकेट कर दिया। मदर ने मुझसे कहा बेटा ये डिसीजन अभी ठीक नहीं है, शाम को तेरे फादर आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन मैंने कहा माँ अब तो डिसीजन ले लिया है और सिचुएशन जो है, जो डिसीजन है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग, मैं अपना स्टांस चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मेरे डिसीजन की जो डेंसिटी है वो क्या है, हाई है। शाम को पिताजी आए हैं, शाम को पिताजी आए तो माँ ने उन्हें पूरी बात बता रखी थी, उनका टेम्परेचर हाई था। जब टेम्परेचर हाई था तो अचानक से जोर का धमाका हमारे गाल पर हुआ और दिन में कुछ तारे दिखाई दे गए। जब तारे दिखाई दे गए तो पूरी डिसीजन की जो डेंसिटी, हाई डेंसिटी थी वो पूरी की पूरी मेल्ट डाउन कर गई है। क्योंकि टेम्परेचर कैसा था, हाई था। जो सामने वाला सब्जेक्ट था, जो अपोजिट पार्टी थी, उसका टेम्परेचर हाई था और जब उसका टेम्परेचर हाई था तो हमारी डिसीजन की जो डेंसिटी थी वो ऑलरेडी स्लो डाउन हो गई है, मेल्ट डाउन कर गई है। कुछ ऐसा ही जनरल कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप है किस किस में हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के बीच में, या हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में। whenever you have the high temperature, that means your density shall be the low, and whenever the temperature is low, that means the density is increasing toward the solidness. High temperature, more flexibility, more toward the liquid position, and the low temperature, high density, more toward the solidness. लेकिन क्या ये जनरल कंडीशन के रिलेशनशिप ऑलवेज मेंटेन रहते हैं? तो सर ये एक बात तो बताइए कि अगर फिर कुछ ऐसी स्थिति है तो जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो टेम्परेचर डिसेंट दोनों ही बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच। अगर कोई इसके डिटेल में जाएगा तो वहां पे क्या होता है, दो सिचुएशन में कंपैरिजन होता है और यहाँ पे भी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है या कंपैरेटिव अप्रोच लग रही है। इसलिए टेम्परेचर डेंसिटी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, फिर भी हमको एस्थेनोस्फीयर और आउटर कोर में लिक्विड स्टेट मिल जाती है। कुल मिलाकर टेम्परेचर डेंसिटी का रिलेशनशिप ये है, जब कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाई होगा तो डेंसिटी लो होती चली जाएगी और लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट या प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और जब जब टेम्परेचर लो होता चला जाएगा तो डेंसिटी प्लाज्मा स्टेट या गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट से सॉलिडनेस की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। आज हम इस बात को क्यों पढ़ रहे हैं? तो आज हम इस बात को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक रिलेशनशिप देखेंगे डेंसिटी डिफरेंशिएशन का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी, चेंज ऑफ द पोजीशन, और उसके बाद हम क्लासिफाइड करेंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे किसको, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स में। हम देखेंगे आज अपने लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। और नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपकी जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी। आपको कहाँ मिलेगी? 99 नोट्स पर। और 99 नोट्स पर हमारा गाइडेड प्रोग्राम चल रहा है। इस गाइडेड प्रोग्राम के अंतर्गत 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट लेक्चर वाइज सीरीज में हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लेक्चर 15 मिनट्स में कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हमने कवर कर लिया अपना फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, और ये है हमारा थर्ड लेक्चर, दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। और इसी फॉर्मेशन स्टार में आज हम क्या पढ़ेंगे? तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्स को लेकर तीन कॉन्सेप्ट ओमनीपोटेंट है या तीन थॉट्स ओमनीपोटेंट है। इनको लेकर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और पहला फैक्ट ये है ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे आपको पूरे के पूरे यूनिवर्स में। ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन और द हीलियम गैस और कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंडिंग साइज ऑफ द यूनिवर्स। इस कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंडिंग साइज ऑफ द यूनिवर्स को आप चेंज ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। और जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब जब जब साइज बढ़ेगा तब डेंसिटी क्या होती चली जाएगी, लो होती चली जाएगी। तो इन तीन ओमनीपोटेंट फैक्ट्स को लेकर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमने जो सेलेस्टियल सब्जेक्ट्स था उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था। हमारे पास जो सेलेस्टियल सब्जेक्ट्स था उसमें हमारे पास था, एक था सेलेस्टियल बॉडी और दूसरा था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जो बॉडी के डेफिनेशन में क्लासिफाइड होते चले गए हमने उनको बॉडी कह दिया, और जो रेस्ट सब्जेक्ट बच गया उसको हमने बोल दिया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। और इसी सेलेस्टियल बॉडी के एग्जाम्पल में हमको 5 कंपोनेंट्स मिलते हैं जो उसकी डेफिनेशन को पूरा करते हैं। मैटर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डेफिनेट डिजाइन होना चाहिए, डेफिनेट शेप होनी चाहिए, डेफिनेट कंपोजिशन होनी चाहिए, और हैविंग डेंसिटी टुवर्ड द सॉलिडनेस होनी चाहिए। और इसी के एग्जाम्पल में हमको मिलता है स्टार। और हमने कहा था हमारा सन क्या है, हमारा सन एक स्टार है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे हो रहा है, हाउ अ सेलेस्टियल बॉडी इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द स्टार, वेयर इज अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द प्लैनेट और द अदर सेलेस्टियल मैटर्स और द अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो अब स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं और इस रिलेशनशिप में हम देखेंगे
इस रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि टेम्परेचर डेंसिटी का रिलेशनशिप क्या है। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब डेंसिटी डाउन हो जाएगी। जब जब शेप इन द साइज होगा, इट इज आल्सो द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, तब तक डेंसिटी में डिफरेंशिएशन आएगा। अगर किसी का कंप्रेशन करा जा रहा है, उसके साइज को घटाया जाए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी के साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन जो मेन खेल है डेंसिटी का, वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो यानी कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब डेंसिटी डाउन हो जाएगी, और जब जब टेम्परेचर घटेगा तब तब डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब इसको मेन थीसिस में याद कर लेंगे हम लोग कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब डेंसिटी डाउन होगी, और जब जब टेम्परेचर घटेगा तब तब डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब बात यहां से आगे की ओर करते हैं। देखिए क्या है, अगर स्पेस में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, if we do have the celestial object in the space, that means they are not completing the definition of the celestial bodies, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मैटर नहीं है। और अगर मैटर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो मैटर कैसा है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, यानी कि उसके पास अपनी एक डेफिनेट डिजाइन भी नहीं है और डेफिनेट शेप भी नहीं है। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, उसको एक पर्टिकुलर साइज नहीं दे सकते। दैट मीन्स अगर इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है, तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस स्टेट को हम यहाँ पर ले सकते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बेस पे लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मास और डिस्टेंस के बेस पर। मास और डिस्टेंस के बेस पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई क्या करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो मैटर क्या करेगा, कौन सा मैटर, मैटर, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मैटर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो स्कैटर्ड फॉर्म में आपको मिल रहा है गैलेक्सी, प्लैनेटरी सिस्टम, स्टार क्लस्टर और नेबुला के अंतर्गत, उस पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जैसे उस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो मैटर क्या करेगा, गेट डाउन टुगेदर होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा मैटर एक साथ आने के प्रयास में लग जाएगा। गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म द एक्यूमुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्यों बनाएंगे भैया, क्योंकि हमने बताया था ओमनीपोटेंट प्रेजेंट है किसकी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की पूरे यूनिवर्स में, इसलिए गैलेक्सी क्या करेंगे, तो गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ द वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड द नेबुला। और यहाँ पर नेबुला बोला जाएगा इस लार्ज क्लाउड को, और ये रहा आपका नेबुला क्लाउड, पूरा का पूरा नेबुला क्लाउड। ये किस किस का मिक्सचर है, तो नेबुला क्लाउड इज द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम एंड द डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है, और जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मैटर है तो इसे पूरे के पूरे नेबुला में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स साथ साथ गेट ड्रॉन एक साथ आने स्टार्ट हो जाएंगे, गेट ड्रॉन टुगेदर। This growing nebula developed into the localized clump of gas। और एक ग्रोइंग नेबुला किस में डेवलप हो गया है, तो ये ग्रोइंग नेबुला डेवलप हो गया है लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस, और ये रहा लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस। ये लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस हो गया, और यही लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस चेंज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। इसी से फॉर्मेशन ऑफ स्टार का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और यहां से बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। अब ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार का डेफिनेशन क्या है, तो दैट सेलेस्टियल बॉडी व्हिच हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपनी स्वयं की हीट एंड लाइट है, उसको बोलेंगे स्टार। और हम जानते हैं कि हमारा सन एक स्टार है, और वो अपने आप से अपनी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता रहता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। इन न्यूक्लियर फ्यूजन द हाइड्रोजन कन्वर्टेड और द ट्रांसफॉर्म और द ब्रेक डाउन इनटू द हीलियम, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ इनटू द हीट एंड द लाइट। The temperature required is 1 crore degree centigrade for starting the nuclear fusion. If a celestial bodies need to be converted into the star, तो उस celestial body का जो कोर का टेम्परेचर है वो मिनिमम 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इन द कंपोजिशन ऑफ द सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था कि हमारे सन के कोर का टेम्परेचर कितना है, तो हमारे सन के कोर का टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स द मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर हैज बीन क्रॉस्ड और हैज बीन अचीव्ड बाय द सन। दैट्स व्हाई दैट सेलेस्टियल बॉडी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू द अवर सन। वो हमारे सन के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ए सेलेस्टियल बॉडी, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ए सेलेस्टियल बॉडी टू स्टार्ट द न्यूक्लियर फ्यूजन इज 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एवरेज। व्हेन ऑल द फ्यूल गेट एग्जॉस्टेड, यहां तक आपका स्टार बन के तैयार हो गया है। अब हम हमारे सन के फ्यूचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। When all the fuel get exhausted, that means वो कंडीशन जब पूरी की पूरी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, हीलियम में ब्रेक डाउन होते होते, कन्वर्ट होते होते, ट्रांसफॉर्म होते होते,
पूरी की पूरी जब कन्वर्ट हो जाएगी तो दैट नोन एज द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो स्टार थ्रो आउट मोस्ट ऑफ इट्स मटेरियल इनटू द स्पेस। तो स्टार क्या करेगा, अपना मोस्ट ऑफ मटेरियल को, कोर को छोड़कर जो उसका पेरिफेरियल मटेरियल होगा उसको स्टेयर में, स्पेस में बाहर की ओर फेंक देगा, थ्रो आउट कर देगा। जब थ्रो आउट कर देगा तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा ग्रेविटेशनल कोलैप्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यानी कि उसकी बाउंडेशन जो थी वो वीक डाउन हो रही है, और जब वीक डाउन हो रही है तो पूरा का पूरा मैटर स्पेस में फैल जाएगा, यानी कि उस पूरे मैटर को बाइंड करके वो नहीं रख पा रहा है। जब किसी व्यक्ति की सोशल रेपुटेशन डाउन हो जाती है तो लोग उससे दूर होते चले जाते हैं, यानी कि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीमा होता चला जा रहा है। यही कंडीशन सन के साथ लगेगी और इस कंडीशन को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स। जब वो पूरा उसका मेजॉरिटी द मैटर जो है वो स्पेस में थ्रो आउट कर देगा और बीच में केवल एक हॉट कोर बचेगा, यानी कि केंद्र का मुख्य भाग बचेगा। और इस केंद्र के मुख्य भाग को क्या बोला जाएगा, इस केंद्र के मुख्य भाग को बोला जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। और ये व्हाइट ड्वार्फ क्या है, तो यही व्हाइट ड्वार्फ हमारे सन का फीचर है। क्या है, हमारे सन का फीचर है। अगर हम इसको फिर से रिपीट करें, पूरे प्रोसेस को रिकैप करें तो डेंसिटी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर है। जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर और द एनर्जी है तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा। डेंसिटी डिफरेंस शैल कॉज टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बेस्ड ऑन द मास एंड द डिस्टेंस फैक्टर्स। और जब ये अप्लाई हो जाएगा तो जो भी मैटर है ये चारों ओर का जो भी मैटर है गेट ड्रॉन टुगेदर, ये पास आना एकत्र हो जाएगा। और जब ये पास आना एकत्र हो जाएगा तो गैलेक्सी में नेबुला फॉर्मेशन होगा। नेबुला फॉर्मेशन मींस एक क्लाउड है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स का, और उस डस्ट पार्टिकल में क्या हो जाएगा, उसमें एक बीच में एक ल्यूमिनेटेड स्पेस बनेगा जिसको बोला जाएगा लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस। और यही लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, डेंसर बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगा। और डेंसर बॉडी में जैसे ट्रांसफॉर्म होगा तो यहां से हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। उस फॉर्मेशन स्टार की डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन ये कहती है कि दैट सेलेस्टियल बॉडी व्हिच हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट इज नोन एज द स्टार इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड द 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। और जब सारा का सारा फ्यूल इसका समाप्त हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ग्रेविटेशनल कोलैप्स के प्रोसेस में इसका हॉट कोर को छोड़कर पूरा का पूरा मैटर स्पेस में फैल जाएगा। जो हॉट कोर बचेगा उसका टेम्परेचर हाई होगा और उसी को बोला जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। ये था अपना फॉर्मेशन ऑफ स्टार का प्रोसेस का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल प्लैनेट। वो बेसिक पॉइंट क्या है जिसके प्लैनेट को डिफरेंशिएट करा है इंटरनल और एक्सटर्नल में। और उसके बाद हम देखेंगे एस्टेरॉइड्स की सेपरेट स्टडी, फिर मीटियोर्स, कॉमेट की सेपरेट स्टडी, एंड देन वी आर जंपिंग टू द मीटियोर्स। और उसके बाद हम देखेंगे यूटिलिटी क्या है। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए यूटिलिटी क्या है। और उसके बाद हम इसको पीवाईज की उसको स्टडी करके सोलर सिस्टम के इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।